चुनावी तारीख पर उठे सवाल। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने रमजान के दौरान मतदान कराने पर जताई आपत्ति। टीएमसी इन्हें बताया साजिश। रमजान के महीने में मतदान पर विवाद करने वालों का ओवैसी का जवाब। कहा, बेवजह लोग कर रहे हैं विवाद, रमजान से मतदान का स्वागत है। लोकसभा के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराने पर मायावती का ट्वीट। पीएम की कश्मीर नीति को बताया विफल। फारूक अब्दुल्ला ने बताया साजिश। चुनाव के दौरान तारीखों के ऐलान के साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीतिज्ञों को दिखाया आईना। कहा, तीन बार फेल होने वाला बनता है मंत्री। और उधर राजधानी दिल्ली में दर्दनाक हादसा। चलती कार में आग लगने से मां और 2 बेटियों की मौत। बाल बाल बचे पिता और एक बेटी की जान। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच यानी 2 बजे तक की 5 बड़ी खबरों का यह बुलेटिन, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को जोड़कर आपको तमाम जानकारी देने की कोशिश करते हैं। कल चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस पर भी विवाद करने वाले विवाद करने लगे हैं। रमजान के दौरान चुनाव कराने को लेकर कई दलों ने और कई लोगों ने, कई नेताओं ने इस पर सवाल किए हैं और कहा है कि रमजान के दौरान जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के ये पवित्र महीने के दौरान लोग रोजा रखते हैं, उसके दौरान चुनाव कराया जाना कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में। क्या कुछ कहना है लोगों का, जरा सुन लेते, फिर अपने रिपोर्टर्स को जोड़कर इस पर आपसे बात करके प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जानबूझ करके रमजान में लेकर आए हैं ताकि मुसलमान वोट कम करें। और मैं ये गारंटी के साथ कह दूंगा कि जहां 50-60% मुसलमान वोट डालता था, वहां 25 से 30% मुस्लिम वोट रह जाएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है। और क्योंकि मैं खुद, अगर मैं रमजान रखता हूं, रोजा मैं रखता हूं, सारे रोजे, एक भी रोजा मैं नहीं छोड़ता। मैं गर्मी की शिद्दत में धूप में 1 घंटे ज्यादा खड़ा ही नहीं हो सकता, मैं बेहोश हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हमारी मजबूरी है कि हम वोट डालना नहीं चाहते, हम डालना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि इस गर्मी की शिद्दत में कोई भी मुसलमान इतनी देर धूप में खड़ा होकर के वोट नहीं डालेगा। और खासकर महिलाएं जो है, उनको काम करना होता है, रमजान की इफ्तारी बनानी होती है, क्योंकि ये फर्ज है और ये हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन, रमजान की डेट आगे पीछे नहीं हो सकती। रमजान की डेट जब से कयामत से लेकर आज तक रमजान की डेट फिक्स है कि हर साल 10 दिन पहले आता है। और ये पिछले साल से तय था कि 10 मई से लेकर के 10 जून को ईद होगी, 10 मई को पहला रोजा होगा, 30 दिन के रोजे। इलेक्शन पहले हो सकता था, इलेक्शन को ये 5 फेज में ला सकते थे या 15 दिन पहले ला सकते थे, लेकिन इनका इंतजार था कि रमजान में कम से कम 3 जानबूझ करके, देखिए, इनॉग्रेशन का इंतजार हो रहा था। इलेक्शन कमीशन, एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने तमाम मजहब का ख्याल रखा, तमाम फेस्टिवल का ख्याल रखा। अगर इलेक्शन कमीशन ने तमाम मजहब का ख्याल रखा होता, तमाम फेस्टिवल का ख्याल रखा होता, तो ये रमजान से पहले इलेक्शन को खत्म कराते। इन्होंने सिर्फ बीजेपी का ख्याल रखा कि किस तरह से मुसलमान वोट डालने न जाए। क्या मुसलमान रोजा रहकर दिन में कामकाज नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते? हम लोग कि हम रोजा भी रहते हैं, काम भी करते हैं, रात में जाके तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये लोग हमको, हमारे ईमान को क्वेश्चन ना करें। रमजान आएगा और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े फखर और जोश खरोश के साथ रमजान में रोजा रहेंगे, तरावी की नमाज अदा करेंगे, उस महीने में गरीबों पर, मजलूमों पर रहम करेंगे, सदका निकालेंगे और इंसानियत के और बेहतरीन मजाहिरे करेंगे। मेरा मानना यह है कि रमजान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है, वो ज्यादा होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। इसको क्यों रमजान से जोड़ रहे हैं? अरे भाई, उस दिन तो बहुत अच्छी बात है, हमको ये लंच वंच खासतौर से हमारे खवातीन को पकाने की जरूरत ही नहीं है। घर में तो फ्री होंगे, सबके सब निकल के वोट डालेंगे, दबा के वोट डालेंगे। जी हाँ, रमजान को लेकर विवाद खड़ा हो गया, लेकिन यहां भी 2 मत नजर आ रहे हैं। एक कह रहे हैं कि अगर पूरे दिन 12 घंटे भूखा प्यासा रहेगा, 1, 2, 3 घंटे वो कैसे लाइन में लगा रहेगा। उधर ओवैसी कह रहे हैं कि मतदान ज्यादा होगा। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, अगर देखा जाए तो यहां भी सियासत चुनाव आयोग के डेट्स को लेकर खासतौर से राजनीति शुरू हो गई है।
बिल्कुल। और अगर आप देखें तो जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है तभी नेताओं का इस बाबत अपना बयान देना शुरू हो गया। खासतौर से अमानतुल्लाह की बात करें या तृणमूल कांग्रेस के नेता की बात करें या कुछ धर्मगुरुओं की बात करें, उन्होंने इस बात पर एतराज जताया है कि आखिर रमजान के महीने में क्यों चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया है। क्योंकि अगर 3 फेज की हम बात करें, 4 फेज तो अप्रैल के महीने में पूरे हो जाएंगे, लेकिन 3 फेज मई के महीने में होंगे और ये वही महीना होगा जब रमजान भी शुरू हो चुके होंगे। तो ऐसे में उनका ये मत है कि काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानी हो सकती है, क्योंकि रोजा रखा हुआ होगा और ऐसे में लंबी लंबी लाइनों में लगना, और क्योंकि गर्मी का वो महीना होगा तो ज्यादा परेशानियां हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ही कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये पूरे मुद्दे को गलत तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है और रमजान का और चुनाव का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, जैसा कुछ ओवैसी ने भी कहा है। यानी अगर देखा जाए चुनाव आयोग ने तमाम जो पॉइंट्स हैं उसका ध्यान रखा है, जो एग्जाम्स हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है, ये तमाम चीजें। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब पूरे दिन आदमी भूखा प्यासा रहेगा, खासतौर से रोजे के दौरान, उसे दिक्कत होगी। लेकिन ओवैसी जैसे लोग कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां भी एक बिल्कुल खालिद जी, और सबसे इसका बेहतर उदाहरण तो आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आप भी रोजे रखते होंगे और चुनाव के दौरान आप किस तरीके से वोट डालने जाते हैं और अपने रोजे को भी पूरा करते हैं। देखिए, इस पर जो अलग अलग राय है वो जरूर आ रही है। हमारी भी कुछ धर्मगुरुओं से बात हुई है, मुस्लिम धर्मगुरुओं से, उन्होंने भी ये मत दिया है कि जो राजनीतिक दल हैं वो इस पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि रोजों के वक्त चुनाव नहीं आए हो, कई बार ऐसा हुआ है। उपचुनाव जब हुए थे हाल ही में, तब भी रोजे का समय था और तब भी काफी लोगों ने मुस्लिम अगर बात करें मतदाताओं ने घर से बाहर निकलकर मत दिया था, और ऐसा नहीं है उन उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिल गई हो। लेकिन आपने दो सवाल किए, एक बिल्कुल मेरे से निजी हो गया। मैंने कभी रोजा नहीं छोड़ा पूरी जिंदगी में, लेकिन मैंने कभी यह भी नहीं देखा कि रमजान का महीना कौन सा है। सर्दियों के भी रोजे मैंने देखे, गर्मियों के भी देखे, लेकिन अपना कोई काम नहीं छोड़ा। कोई काम ना छोड़ने की 2 वजह हैं, एक तो जिंदगी चलती रहती है, दूसरा होता है वो काम से कभी नहीं रोकता। ये अलग बात है कि आपको अगर फैसिलिटी मिल जाए तो आप आराम भी कर सकते हैं, घर पे भी रह सकते हैं। लेकिन पिछले साल पूरा रमजान में यही था, आप ही लोगों के साथ था और काम सारा किया। शायद आप लोगों को पता भी नहीं लगा होगा कि मेरे रोजा चल रहा है या मैं रोजे से हूं। लेकिन सवाल यह कि पॉलिटिकल लोग किसी भी मुद्दे को राजनीतिक या उसको रंग देने से नहीं बाज आते। यह जरूर सवाल उठता है कि चुनाव आयोग शायद इसको आगे पीछे कर सकता था, और जिस तरीके से और चीजों का ध्यान रखा गया, तो ये लोगों का कहना है कि इसको भी ध्यान रखा जा सकता था, क्योंकि यहां पर गुंजाइश थी। बिल्कुल, देखिए ध्यान रखा जा सकता था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि रमजान को लेकर या नवरात्रों को लेकर या किसी और धर्म से संबंधित चीजों को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तारीखों को आगे पीछे किया हो। चुनाव आयोग का हमेशा से अगर ध्यान रहता है तो वो रहता है कि जो बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, साल भर के जो एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स के दौरान वोट जो आम चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो ना किया जाए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। जैसा आपने कहा, निश्चित तौर पर ऐसे बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं जिन्हें रमजान से और या फिर अपने काम से कोई भी ऐतराज नहीं होता है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि रोजे के वक्त जो रोजेदार हैं वो अपनी नौकरी भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं। एक रिक्शा वाला रिक्शा तक चलाता है, बल्कि उस वक्त आप समझ लीजिए कितनी गर्मी होती है। एक मैं आपको बता दूं, रोजा जो है, रोजा ही एक ऐसी इबादत है इस्लामिक कॉन्सेप्ट में जिसको कहा जाए जो सिर्फ खुदा का या ऊपर वाले का और उसका बंदे का एक रिश्ता होता है, जिसमें वो किसी को नहीं बताता कि मेरा रोजा है, क्योंकि इसका अज्र सिर्फ खुदा देता है। क्योंकि और इबादतें तो आपकी दिखती हैं जो आप नमाज पढ़ते हैं, कोई भी धर्म की बात हो, लेकिन रोजा या व्रत जो है वो सिर्फ उसको मालूम होता है जिसने उसको रखा है। बहरहाल राजनीति गर्म है, सवाल बड़े हैं कि चुनाव आयोग इसको आगे पीछे कर सकता था, लेकिन इसको लेकर राजनीति कम से कम ना की जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा शर्मा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं एक बार फिर पुलवामा अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक, सवाल और राजनीति। अब फारूक अब्दुल्ला ने इस पर सवाल उठाए हैं और कई तरह के सवाल उठाए हैं। हमारे साथ विनोद
रहेंगे विनोद कुमार जी, हमारे साथ रहेंगे, जम्मू से हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले सुनवा देते हैं क्या कुछ कहना है फारूक अब्दुल्ला का, या क्या कुछ इस पर राजनीति हो रही है। क्योंकि बाकी चीजों में फेल हो गए हैं कि ये कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे, पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी जंग करेंगे कश्मीर में, जिससे कि ये एक ऐसा अवतार बन जाएगा कि इसके बजाय हिंदुस्तान बच ही नहीं सकता। हिंदुस्तान तब भी बचेगा, ये रहे या न रहे, हम रहें या न रहें, हिंदुस्तान चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ये जो गलतफहमियां ये पैदा कर रहे हैं कि हमारे बगैर कुछ भी नहीं है, ये गलतफहमियां हमने पहले भी देखी हैं। कुछ लोग पहले भी कहते थे कि हमारे बगैर कुछ नहीं है, आज भी हिंदुस्तान चल रहा है। इसलिए ये जो इन्होंने एक डर का माहौल मुल्क में खड़ा किया है कि मेरे बगैर कोई बचा नहीं सकता, मैं इनसे कहना चाहता हूं, आप भगवान न थे, न हैं, न होंगे। ये था टोटल इलेक्शन के लिए, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी उसी के लिए थी। कोई मरा ही नहीं वहां पे, सवाल ही नहीं, बल्कि हमारा ही जहाज गिर गया। हमारे कितने करोड़ों के उस जहाज का नुकसान हो गया। शुक्र कीजिए पायलट बच गया और इज्जत से वापस आ गया। यहां राजनीति गर्म है, पुलवामा को लेकर, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, और कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई और हो। और अब फारूक अब्दुल्ला के बयान आपने सुने। विनोद कुमार हमारे साथ रहेंगे जम्मू से। विनोद जी, क्या लगता है आपको, ये जो बयान है इसको पॉलिटिकल माना जाए, या कहीं अपने आप को चर्चा में रखने के लिए, या सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए, या कहीं इसमें कोई सच्चाई भी नजर आती है आपको? देखिए, थोड़ी सी बौखलाहट है खालिद साहब, आपको बताता चलूं। इन्होंने सोचा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक साथ इलेक्शन करवाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना था कि लोकसभा के और विधानसभा के एक साथ चुनाव होंगे। एक इस वक्त एज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला हुआ था, क्योंकि वो जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे आया था, और अब इनको लगता था कि जल्दी जल्दी इलेक्शन होते। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय किया है कि वो बाद में अलग करवाएंगे, अलग अलग करवाएंगे। तो उसका रिएक्शन है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अब वो सर्जिकल स्ट्राइक भी एक राजनीति से प्रेरित एक सवाल उठा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, जो हुई है वो भी इसलिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए हुई है। तो सीधा सीधा ये बौखलाहट नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सामने आ रही है। यानी आपको लगता है कि ये अगर उनको वहां पर विधानसभा चुनाव होते तो इनको फायदा मिलता, नहीं हो रहे तो इनको फायदा न मिलने की वजह से ये अब सीधे सरकार पर निशाना साध रहे हैं और उस समय उठा रहे हैं जबकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है? हाँ बिल्कुल, आपने देखी कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट्स अनाउंस की थी, और आज देखिए कैसी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमेशा इस तरह के बयान देकर की सुर्खियों में बने रहते हैं। हमें याद होगा कि लास्ट बाई इलेक्शन हुए थे श्रीनगर लोकसभा सीट के, 7% वोट पड़ा था, और वो 7% वोट में से ये जीत करके हाउस में गए थे, लोकसभा में गए थे। और आपको बताता चलो कि उस दौरान इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो बच्चे पत्थर उठा रहे हैं वो रोजगार के लिए नहीं उठा रहे हैं, वो नौकरी नहीं लेना चाहते हैं, वो कोई सियासत में नहीं आना चाहते, वो एक काज के लिए, यानी उनका इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना था कि वो आजादी के तथाकथित आजादी की लड़ाई के लिए पत्थर उठा रहे हैं। तो ये हमेशा विनोद एक बड़ा सवाल उठता है, ये इतने हिम्मत वाले हैं तो वो कॉज भी बताना चाहिए था। ये हिडन जो एजेंडा है ये कैसे चलेगा? रोजगार नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, सेहत नहीं चाहिए, कॉज चाहिए, कॉज है हिडन। लेकिन इतने बड़े नेता अपने को यहाँ वहां का समझते हैं, तो जनता की अगर नुमाइंदगी करते हैं तो ये बताने की हिम्मत इनकी है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो दोहरी राजनीति है तो बेनकाब होने लगी इनकी। देखिए, ये कहाँ जनता के नुमाइंदे हैं। आपको मैं बताता चलूं कि 7% वोट पड़े होंगे, उनमें से हो सकता है 5% वोट इनको पड़े हों और बाकी वाले कैंडिडेट्स को वो 2% पड़े हों। 5% लोगों की ये रहनुमाई करते हैं और सबक सिखाने की बात करते हैं। भारत को सबक सिखाने की सो कॉल्ड जो रहनुमाई है वो कहीं ना कहीं बेनकाब होती नजर आ रही है। खालिद जी, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ईमानदार हो, अपने कश्मीरियों के लिए ईमानदार हो, छोड़ो जम्मू को छोड़ो, तो मैं कहता हूं कि हालात इंटायरली डिफरेंट होंगे। बिल्कुल, ये जानबूझ के बच्चों के हाथों में ये सो कॉल्ड जो रहनुमा है, ये इनके दोहरे बयान जो है यही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा।
बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात फिर जम्मू कश्मीर के हवाले से। पुलवामा अटैक के बाद जो लोग रडार पे आए थे, जिनकी साजिश का जो कहीं ना कहीं अंदेशा था और जिनके हाथ सुरक्षा एजेंसियों को लग रहे थे कि इसमें है मुदस्सिर और एक और नाम, 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। फिदा हुसैन हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम लेटेस्ट जानकारी लेंगे। फिदा हुसैन, ये 3 आतंकवादी ढेर किए गए हैं, इनके बारे में यह था कि इनका पुलवामा अटैक में कहीं ना कहीं हाथ है और ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, जब पुलवामा में जो आत्मघाती हमला हुआ जिसमें कई सीआरपीएफ एहलकारों ने अपनी जान दे दी, तो उसके बाद जो सेना है यहाँ पे वो बड़े पैमाने पर उन मिलिटेंटों को ढूंढ रही थी जो मिलिटेंट इसमें इस साजिश में थे। और एक एक करके अगर कहा जाएगा कहीं न कहीं पे जो मुठभेड़ हुई है उसमें बताया गया सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से कि उनका हाथ है और उनको हमने मार गिरा। अगर कल की बात करें कि जो पिंगली त्राल में जो मुठभेड़ हुई जिसमें कई मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए, उसमें भी पुलिस का यही कहना है कि जो मुदस्सिर है वो भी एक मास्टरमाइंड था उस आत्मघाती हमले में जो वहां पे अवंतीपुरा में अंजाम दिया गया है। और तो सिक्योरिटी फोर्सेस का यही मानना है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि हमने मुदस्सिर को जल्द जो है वो एक मुठभेड़ में हमने उसको हलाक किया है। और जैश ए मोहम्मद का ताल्लुक जहाँ पे हम देखेंगे जब से वो अवंतीपुरा वाक़ा हुआ उसके बाद जैश ए मोहम्मद के बहुत सारे मिलिटेंटों को यहाँ पे दक्षिण कश्मीर में हलाक किया गया है। और फौज का यही मानना है कि उनमें से कई सारे जो फॉरनर मिलिटेंट्स हैं उनका हाथ उसमें था और आज मुदस्सिर का भी हाथ जो है वो उसके पीछे था। और ये एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा। यानी आदिल अहमद डार जो है इसका कोई ट्रैक निकला, जो तीसरा है उसका कोई ट्रैक निकला हो अभी? देखिए, अगर देखा जाए क्योंकि कल से जब इनके शव बरामद किए गए तो उसके बाद यही था कि इनका डीएनए किया जाएगा और किस किस की पहचान होगी, लेकिन अभी तक सिर्फ एक की पहचान हुई है और बताया यही जाता है कि जो बाकी है वो शायद फॉरनर है, लेकिन अभी वो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी भी शायद जो शाम देर तक कुछ ना कुछ तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन जो ये मास्टरमाइंड है मुदस्सिर, जो उसके बारे में जो सिक्योरिटी एजेंसी ने ब्रीफ दिया है कि उसमें उसका हाथ है, जो आत्मघाती हमला हुआ अवंतीपुरा में उसमें उसका हाथ है और उसको हमने इस मुठभेड़ में हलाक किया। खाली यानी ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। ये अलग बात है कि पुलवामा अटैक इस दौरान सामने आया, बड़ा अफसोसनाक था, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जब से वहां पे वो वाक़ा पेश आया उसके बाद अगर सिक्योरिटी एजेंसी की बात करें, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे वो सेना हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तो वो दिन रात जो है जनूबी दक्षिण कश्मीर में कहीं न कहीं पे या तो तलाशी अभियान चलाती है या तो उनको जब पक्की सूचना मिलती है तो वहां पे वो पहले ही उन एग्जिट पॉइंट्स को सील करके रख देते हैं जहां से उनको ये इशारा मिलता है कि कहीं प्रदर्शनकारी उस जगह का इस्तेमाल तो नहीं करेगी, या कहीं न कहीं अगर मिलिटेंट अंधेरे में हम वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। जब तलाशी अभियान शुरू होगा मिलिटेंटों को कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो वहां से भाग जाए। और उसी के चलते अगर कल इंग्लिश की भी बात करेंगे जहां पे पहले प्रदर्शन भी हुए लेकिन पहले ही जो बहुत सारे एग्जिट पॉइंट्स थे उनको सील करके रख दिया और बाद में ये देर रात गए तक ये मुठभेड़ चलती रही। हालांकि अगर बाकी सिविलियन की बात करें कि प्रदर्शन भी हुए लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि जो कोलेटरल डैमेज है उसको बचने के लिए फिदा हुसैन आप नजर बनाए रखें और आगे भी अगर कहीं जरूरत होगी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बल्कि खबर नहीं बल्कि चेतावनी की तरफ। और इस खबर को बताने से पहले लगता है कि अल्फाज खत्म हो जाते हैं। गाजियाबाद के उपेंद्र कुमार अपनी बीवी अपने बच्चों को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। उनके सामने कार के अंदर, जो कार उन्होंने बड़े अरमानों से खरीदी, उसके अंदर उनके बच्चे बैठे हैं। बीवी और बेटी दम तोड़ देती है, उनके हाथ झुलस जाते हैं बचाने के लिए, लेकिन वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को नहीं बचा पाते। दर्दनाक बात है, एक चेतावनी भी है आपके लिए, सबके लिए, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं, गाड़ियों के अंदर आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और कल के इस हादसे के बाद तो कम से कम सोसाइटी को जागना होगा, क्योंकि एक परिवार सामने देखते देखते खत्म हो गया। पति के हाथ झुलस गए लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं बचा सके। सुनते हैं क्या हुआ वाकया, क्योंकि अक्षरधाम के सामने कार में आग लगी, एक मां और एक बेटी जल गए और परिवार खत्म हो गया। सुनते हैं अधिकारी का क्या कहना है, फिर तरुण शर्मा से इस पर बात करेंगे। ये करीबन 6:35 पे हमें कॉल मिली थी कि एक गाड़ी में आग लग गई है। तो जब टीम यहाँ पे मौका पे पहुंची तो पता चला कि जो ड्राइव कर रहे थे उपेंद्र गाड़ी को, और वो अचानक उनकी गाड़ी में पीछे की तरफ आग लग गई। तो वो
एक बच्ची जो उनके बगल वाली सीट में थी उसको निकालने में ही एफर्ट्स कर पाए, बट आग एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी पिछली सीट पे जो वाइफ और 2 बच्चियां और बैठी हुई थी उनको वो नहीं निकाल पाए और ये हादसा हुआ है यहाँ पे। तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, अगर देखा जाए इस हादसे के बाद तो कम से कम सोसाइटी को, क्योंकि बहुत ऐसे हादसे हुए, कारें, उसमें चलती हुई कार जो है आग लग गई, और ये जो हादसा हुआ इसने तो बिल्कुल झकझोर के रख दिया है पूरे देश को। अगर देखा जाए तो बड़ा हादसा है। खालिद हसन भी हमारे साथ रहेंगे, तरुण भी हमारे साथ रहेंगे। तरुण, क्या जानकारी है अभी, हालांकि जो एक पूरा सिलसिला? खालिद हसन, दिल्ली में ही कई वारदातें ऐसी हो गई हैं, अब सीएनजी भी लगने लगी है, एलपीजी भी लगने लगी है, और उसके अलावा लोग एसेसरी बहुत बढ़वा देते हैं, उसमें नई नई चीजें लगाते हैं, हूटर लगाते हैं, कोई लाइट्स लगाते हैं, कोई एलईडी लगाता है, ऊपर भी लाइट लगाते हैं, फॉगिंग लाइट लगाते हैं। ये कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह होती है। तो हादसों को दावत देना, हालांकि हादसे का कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन हमको भी एहतियात रखनी पड़ेगी। बिल्कुल एहतियात रखने की जरूरत है। आपने देखा कि जो कल जिस तरह के दर्दनाक हादसा हुई और जिस तरह से कार कब्रगाह बनी, आपने देखा कि वहां पे 2 मासूम बच्चियां जल गई, उसकी मदर का डेथ हो गया, पिता चाह के भी नहीं बचा पाए। लेकिन सवाल है कि अगर किसी तरह की गाड़ी में गड़बड़ी हो तो उसको आदमी को देर करने की जरूरत नहीं है, उससे तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लीकेज रहा होगा जिसके वजह से वहां हो सकता है कि तार शॉर्ट सर्किट किया हो और उसके बाद से ये आग लगी हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ती हैं तो जो उसके गैस किट है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर उसमें किसी तरह की गड़बड़ी है या जो उसको ड्राइवर करता है लोग उसको लेकर लगाते हैं। खालिद, अगर देखा जाए तो आप जिस तरह से एक्सप्लोसिव हम यूज करते हैं, एक्सप्लोसिव मैंने इसलिए कहा क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल जो चीजें हैं, पेट्रोल है वो बहुत तेजी से जलने वाली चीज है, गैस है, एलपीजी है या सीएनजी है, तीनों चीजें जो है जरा सी उसमें कहीं ना कहीं मौत का गोला बन जाती हैं। अगर देखा जाए मूविंग बॉम्ब के तौर पर आप किसी भी वाहन को कह सकते हैं, खासतौर से पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी की। लेकिन अगर वहां पर शॉर्ट सर्किट है या किसी वजह से ये अवेयर होने की जरूरत है, कम से कम एक मेंटेनेंस की जो है जरूरत है कि हर थोड़े दिन बाद लोग चेकअप करें। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह की आपने कई घटनाएं देखी होंगी, लेकिन ये जरूरी है कि आपको इस पे अवेयर होने की जरूरत है, ताकि किसी तरह की जो अगर गड़बड़ी है जिस गाड़ी से आप ट्रेवल कर रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो और भी आपको जानकारी होती है कि इसमें क्या कमियां हैं। उसके बावजूद अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा है या फिर इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हसन। लेकिन इस खबर के बजाय हमें लगता है अवेयर होने की ज्यादा जरूरत है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बल्कि यह खबर 2 लोगों से जुड़ी हुई है, एक बहादुर लड़की से जुड़ी हुई है और एक नाकाम सरकार से जुड़ी हुई है। बिहार के अंदर शराबबंदी है, लेकिन शराब खुलेआम बिक रही है, बट रही है और इस्तेमाल की जा रही है। और एक लड़की की बहादुरी, जिसका सपनों का राजकुमार आया लेकिन वो टुन था, उसने रिटर्न बैक कर दिया। दूल्हा जो था वो टुन था, शराब पिए हुए था और उसे गर्व था कि मैं शराब पी के आया हूं, पूरा लहरा रहा हूं। लेकिन लड़की ने बोल्ड फैसला लिया, मजबूती से उस बारात को वापस कर दिया और अपने उस सपनों के राजकुमार को बता दिया तुम मेरे लायक नहीं हो। अभिजीत, आपके बिहार की खबर है। बिल्कुल, देखिए छपरा जिले की खबर है। यार मेरा भी है, लेकिन आपका अगर आप चूंकि बिल्कुल बिल्कुल, देखिए छपरा जिले की खबर है। ये लड़की ने साफ मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं कर रही है। सबसे पहले तो लड़की को बधाई देना चाहता हूं और उन्हें कहना चाहता हूं कि आपने जो फैसला लिया काफी अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी होने से बर्बाद होने से बचा ली और समाज को एक संदेश दिया कि जो लड़कियां समाज को देखते हुए फिर समाज के बारे में सोचकर फैसले नहीं ले पाती है, ऐसे बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाती है, उनके लिए एक संदेश जरूर गया होगा कि हम फैसले ले सकते हैं समाज को बेपरवाह करके। हालांकि घर वालों का भी उनको साथ मिला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मेरा सरकार से सबसे कि बिहार में शराबबंदी है तो फिर शराब लोगों को मिल कहां से रही है? ये पहली घटना नहीं है, अब हर जगह देखते होंगे, हर जगह शराब उपलब्ध है। अभिजीत, उसकी जो परिजन है उन्होंने पूरा साथ दिया जैसा आपने बताया, जरा सुन लेते हैं परिजन किस तरह साथ दे रहे हैं, फिर जरा इस पे एक कमेंट हम अपने रामानंद से भी ले लेते हैं, क्योंकि वकालत वो कर रहे हैं और पत्रकार भी हैं, तो जरा उनसे भी पूछ लेंगे उनकी क्या राय है इस बारे में। पहले परिजनों की बात सुन लेते हैं। लड़का दारू पी करके आया था और सारे लोग नीतीश कुमार के नशा मुक्ति अभियान के का समर्थन करते हैं, इसलिए शादी से लड़की इनकार करती। ऊपर लड़की चढ़ी थी तो उल्टा सीधा बोलने लगा, सब लड़की उतर कर चली गई। तो लड़की मना किया शादी करने के लिए? उसमें लड़की हमारे पांजा में धर कर सीधे पापा जबरदस्ती खारिज करेंगे तो हम लोग घर पर रहेंगे, वहाँ पर नहीं रहे। अभी तो वो दासा किए हैं, वहाँ पर ले जाकर कौन दासा करेगा? रामानंद, इस लड़की की बहादुरी को तो सलाम किया ही जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें अपराध भी बनता है हालांकि, लेकिन ये सामाजिक अपराध ज्यादा है। जी बिल्कुल, ये सामाजिक अपराध है, क्योंकि
सबसे पहले ज्यादातर आपने देखा होगा कि किसी ना किसी वजह से शादियां टूटती हैं और बहुत सारे कारण आते हैं इसमें, लेकिन ये सबसे बड़ा संदेह इस वजह से इसमें बात ये आती है कि लड़की ने शादी से इनकार किया, ठीक है, यानी बाद में परेशानी आए उससे पहले उसने एक डिसीजन लिया, मजबूत डिसीजन लिया, और ये उसका बहुत ही मतलब अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये जो कोई एक दिन का तो शादी होती नहीं, जीवन साथ पूरी जीवन भर उनको साथ निभाना होता है, तो इसलिए उसने बहुत ही अच्छा किया। और हमारी तो राय ये है कि सबसे पहले लड़की लड़के को आपस में पहले से ही मिलके और बात है कि बाद में क्या होगा, लेकिन इस फैसले को बड़ा अच्छा माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामानंद। और लड़की ने कम से कम जो 2 पहिए थे उसमें एक पहिया लुढ़क रहा था, हिल डुल रहा था, बल्कि कहा जाए लहरा रहा था, इसलिए लड़की ने कहा कि ये गाड़ी ज्यादा दूर चल नहीं पाएगी, जन्म जन्मांतर का जो रिश्ता नहीं चल पाएगा। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।